ये जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैसेजेस उन्हीं के थ्रू इधर उधर कन्वे हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ये यकीन दहानी भी कराई गई कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस आइए, वज़ीर-ए-आज़म खुद आपका इस्तकबाल करने के लिए गेट पर मौजूद होंगे। अभी तक हमें पता था कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सरकारी तनख्वाह या तो चीफ जस्टिस की है या फिर सदर मुमलिकत की, तकरीबन 8-8 लाख रुपए। लेकिन आज पता चला कि सरकारी महकमों के MDs की तनख्वाहें 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी हैं। कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है, जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 मई की रात है। सियासी खबरों पर बात करने से पहले ज़रा आज की तारीख पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज से ठीक 4 साल पहले आज ही की तारीख से वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक थमने में नहीं आ रहा। यानी 25 मई 2022 जब इमरान खान पेशावर से अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले, और उस वक्त किसी को ये तवक्को नहीं थी कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और ये जो क्रैकडाउन की एक इस्तिलाह हमने सुनी, सियासी क्रैकडाउन की या कारकुनों पे, वर्कर्स के ऊपर, ये सारा उस डेट से शुरू हुआ, 25 मई 2022। और इसकी तवक्को खुद इमरान खान को भी नहीं थी, और इसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं कि वो नहीं सोच सकते थे कि उनके वर्कर्स के साथ, कारकुनान के साथ ये सलूक होगा जो उस वक्त हुआ। और वो तो आगाज़ था, उसके बाद जो हुआ स्पेशली आफ्टर 9th में, वो एक अलग ही स्टोरी है। उसके ऊपर कभी वो बाहर आएंगे तो आपसे बात करेंगे। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों का ये कहना है, आज ही मैं सुन के आया हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि सियासतदान सियासत नहीं कर पा रहे, यानी इस मुल्क में सियासत नहीं हो रही, और वो चाहते हैं कि उनको वो स्पेस मिले कि वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। इस सारे सिलसिले में आने वाला मंजरनामा होगा क्या, बेसिकली जो इत्तलात पहुंच रही हैं या जिसके बारे में नैरेटिव जो है वो पैडल किया जा रहा है, वो है नेशनल गवर्नमेंट कैसे, उसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। सभी को अब ये रियलाइज़ होने लग गया है कि जनाब थोड़ा सा जो पोलराइजेशन है इसको थोड़ा सा कम करें और सियासी टेम्परेचर को थोड़ा काम डाउन करना है। अब उसके लिए एक मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की। यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ऐसा राब्ता इस्टेब्लिश हो जाए जिसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू निकले। और उस सिलसिले में कुछ राब्ते पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर इस्टेब्लिश हुए, ऐसे राब्ते जिनके बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन आज हमने ये खबर ARY पे ब्रेक की, मेरी खुद बात हुई बहुत ही मुस्तरद ज़राए से अपोजिशन लीडर के, यूँ समझ लीजिए कि जिनके पास सारी मालूमात रहती हैं, एक अहम शख्सियत है, उनसे रब्ता हुआ, उनसे जानने की कोशिश की कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल क्या रहा है। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, यानी नाम जाहिर ना करने की शर्त पे कुछ तफसीलात बताई, और उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान आला सतह राब्ते हो रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है या हमें दावत ये मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की एक मुलाकात अरेंज कराई जाए। इसकी कोशिशें पिछले काफ़ी अरसे से हो रही हैं, और इसमें जो राब्ताकार हैं या जो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं वो है राना सनाउल्लाह साहब। वो कई मरतबा अपोजिशन लीडर के चैम्बर तक आ चुके हैं, उनको पर्सनली दावतनामा दे चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ़ लाइए। लेकिन महमूद अचकज़ई रिलक्टेंट हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जाना चाहते मुलाकात के लिए। इवन कि उनको ये गारंटी दी गई या अश्योरिटी दी गई, ये जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैसेजेस उन्हीं के थ्रू इधर उधर कन्वे हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ये यकीन दहानी भी कराई गई कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस आइए, वज़ीर-ए-आज़म खुद आपका इस्तकबाल करने के लिए गेट पर मौजूद होंगे। तो वहाँ से एक अच्छी शुरुआत करते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीज़ों को बेहतर करने के लिए। फिर वहाँ पे आप बानी PTI, इमरान खान और ये वो सारा कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सियासी कैदियों की रिहाई वाला, या वो सारे एजेंडा आइटम्स जिनको आप कौमी असम्बली में या बाहर एहतजाजी तहरीकों में उठाते हैं, वो सारा आप वहाँ पर डिस्कस कर लीजिए, और फिर कोई आगे किसी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई जो है वो रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहते कि वो जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस, और उन्होंने कर दिया इनकार। वो कहते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात करनी है तो फिर अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आए, यहाँ से शुरुआत करें, यानी एक गुडविल जेस्चर अगर देना ही है तो फिर अपोजिशन के पास आए। ये हमेशा से रिवायत रही है कि हुकूमतें खुद चल के आती हैं अपोजिशन के पास एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, ना कि अपोजिशन भागी भागी जाए। तो वो चाहते हैं कि उस रिवायत को बरकरार रखा जाए और वज़ीर-ए-आज़म आए अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। इस पर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट राज़ी नहीं है, या उनके वुज़रा ये मशवरा नहीं दे रहे होंगे कि हाँ इस तरफ किया जाए। फिर बीच में आज मुझे वो उन्हीं सोर्सेज ने बताया कि ये तजवीज़ भी आई कि चले ना
अपोजिशन लीडर का चैम्बर, ना वज़ीर आज़म हाउस। तो राना सनाउल्लाह साहब की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात की जाए, लेकिन उसके ऊपर भी इत्तफाक नहीं हो सका। ये तजवीज़ भी दी गई, वो भी नहीं हो सका। फिर ये कहा गया कि चलें ये सारे ऑप्शंस को छोड़ते हैं, एक ऐसा फोरम ऑलरेडी मौजूद है कौमी असम्बली में, स्पीकर चैम्बर, जिस पे वाकई में हुकूमत और अपोजिशन के लोग इकट्ठे होकर अपनी बातचीत कह लेते हैं और स्पीकर उसमें किरदार अदा करते हैं। जब भी गवर्नमेंट पीटीआई टॉक्स रहती हैं तो ये कहा गया कि स्पीकर ऑफिस जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन आखिरी इतला तक ये डेडलॉक बरकरार रहा और उसके ऊपर भी नहीं हो सका कोई मामला। फिर एक और तजवीज़ आई सामने जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से या महमूद अचकज़ई के कुछ करीबी लोगों की जानिब से दी गई कि सारे ऑप्शंस को छोड़ दिया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक रहनुमा के घर पे ये मीटिंग अरेंज कर दी जाए। अब वो रहनुमा कौन है? बेसिकली नाम तो उन्होंने नहीं बताया चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड रखा सारा, लेकिन ये उन्होंने मुझे कंफर्म बताया कि हमने ये तजवीज़ हुकूमत को पहुंचा दी है कि जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक रहनुमा के घर पे मुलाकात हो सकती है। मेरी अजम्पशन ये है या मेरा ख्याल ये है कि शायद ये रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हो सकते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक रह चुका है मुस्लिम लीग नून से। अभी हाल ही में वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आते हैं और काफ़ी उनके ऊपर लोगों का एतमाद भी है। बड़ी संजीदा सी शख्सियत है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जिसे आप कह सकते हैं। तो अब इस सिलसिले में अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। जो मेरी आखिरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है, हो सकता है कि ईद के बाद तक कोई ब्रेक थ्रू हो। अली मोहम्मद खान साहब का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि मैंने इजलास में ये तजवीज़ दी, 8 घंटे तक जो इजलास जारी रहा, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि बड़ा तवील इजलास हुआ, उसमें महमूद अचकज़ई यही सारी बातें करते रहे। तो अली मोहम्मद खान की जानिब से कहा गया कि ना वज़ीर आज़म आए अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, ना अपोजिशन लीडर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस जाए, बल्कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मुलाकात का मौका दिया जाए। कौमी असम्बली में एक कॉन्स्टिट्यूशन रूम है जहाँ पर पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन रूम उसे कहते हैं, आइनी कमरा आम लफ्ज़ में, आम अल्फाज में आप कह सकते हैं। तो उस आइनी कमरे में जिसको सारे इस्तेमाल करते हैं, वो किसी एक की मलकियत नहीं है, ना उसे गवर्नमेंट का चैम्बर कहा जा सकता है ना अपोजिशन का। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, कभी उसमें गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, कभी अपोजिशन के लोग बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि उस कमरे में जो है वो मुलाकात कर ली जाए। बहरहाल ये इस नहज पे अगर सियासी मामलात हों कि जहाँ पर ज़रूरत हो कि यार एक मुलाकात हो जाए, वो कहते हैं ना एक मुलाकात ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये सियासी माहौल को बेहतर करना है तो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें दो बड़ों के दरमियान खाली इस चीज़ के ऊपर ही डेडलॉक हो कि जगह नहीं मिल रही, कौन सी जगह न्यूट्रल होगी, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल आई होप कि ईद के फ़ौरन बाद इनको कोई न्यूट्रल वेन्यू मिल जाए या कोई इनको फैसिलिटेट कर दे इस हद तक कि कम से कम एक मुलाकात तो हो सके। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये मुलाकात हो गई तो इसमें कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। अच्छा, आज जो सियासी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आगे का रोड मैप दे रहे हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में बल्कि वहाँ पर जाने से पहले अब ये जो मुलाकातें, राब्ते, सारा कुछ हो रहा है, सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी, ये सारा कुछ अब मंजर आम पे आ गया। अलीमा खान ने डिस्क्लोज़ कर दिया, फिर चाहते ना चाहते सुहेल आफरीदी साहब को भी बताना पड़ा, ऑल्दो कि वो कहते हैं कि ये मुलाकात खालिस्तान जो है वो ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर थी और इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छे से याद है बैरिस्टर गौहर ने भी एक मुलाकात की थी, बहुत टॉप मुलाकात थी, वो बहुत बड़ी शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि ये सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से गुफ्तगू थी और फिर हमें पता चला कि नहीं, ये सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू नहीं थी और ये खालिस्तान सियासी मामलात के हवाले से थी। बहरहाल अब एक बार फिर ये क्लेम किया जा रहा है, तो सुहेल आफरीदी साहब को पहले तो ये मुलाकात खुफिया रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें खुफिया रहती नहीं है, 10-15 दिन के बाद ही डिस्क्लोज़ हो जाती हैं। और अगर ये डिस्क्लोज़ हो गई थी तो सही से तफसीलात बता दें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बैरिस्टर गौहर उस मुलाकात में हो, सुहेल आफरीदी हों, मोहसिन नकवी हों और सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात हो? क्या ये बैरिस्टर गौहर साहब कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट है? ऑब्वियसली नहीं, वो सियासी पार्टी के एक सरबराह हैं या चेयरमैन हैं, तो उन्होंने सियासी नोयत के इश्यूज़ के ऊपर ही गुफ्तगू करनी है और एक ऐसा मौका जब आपको करनी ही करनी है ये बातें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो आप कैसे हो सकता है कि सियासी इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू ना हो। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा इन सारे मसाइल का हल क्या है वो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों के पास ज़रा समझ बूझ है या जिन लोगों का एक्सेस है वो क्या समझते हैं कि क्या मंजरनामा है आने वाले दिनों का, वो जल्दी से बता के फिर मैंने आपको ज़रा तनख्वाहों के हवाले से बताना है कि कौमी इदारों के एमडीज़ की तनख्वाहें कितनी कितनी हैं। बड़ी हैरान कुन तफसीलात है। आज फवाद चौधरी और हमनवा, जो उनकी एक पूरी कंपनी है जो डायलॉग पे यकीन रखते हैं या कौमी मुज़ाकराती कमेटी है, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था।
फवाद चौधरी से अलग भी बात हुई, वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी हर तरह से जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है, क्या मंजरनामा है। तो पता ये चला कि जनाब इस पूरे क्यास का एक ही हल निकलता है आज आके, और वो है नेशनल गवर्नमेंट। ना तो इलेक्शन सूट करते हैं किसी भी तरह से किसी भी पार्टी को, क्योंकि हुकूमत को तो शायद सूट कर जाए लेकिन ओवरऑल इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते इलेक्शंस, क्योंकि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अब जब भी इलेक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे। एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस 26वीं 27वीं तरमीम के तहत ही अपने ओहदे पर बरकरार हो, वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएगा, या ओवरऑल पिटिशंस कहाँ पर जाएंगी, कैसे कौन सुनेगा। इन हालात में उनको ये लगता है कि जो उनकी असेसमेंट भी है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन भी है, या जिसके लिए वो एफ़र्ट भी कर रहे हैं, और एफ़र्ट वो ऐसे ही नहीं है कि खुद से उठ के करने लगे। जाहिर बात है कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का हाथ तो होता है कि हाँ ठीक है ये वाला इशू इसके ऊपर बात करें। तो वो है नेशनल गवर्नमेंट, यानी सारे फ़रीक़ैन को, सारी सियासी जमातों को कौमी हुकूमत में शामिल कर लिया जाए, हिस्सा बकदर जुस्सा जैसे कहते हैं ना, वो कि PMLN भी हो, PTI भी हो, उसमें सारे फ़रीक़ैन हों। और मुझे लगता है कि चाहते ना चाहते PTI किसी स्टेज पे जाके नेशनल गवर्नमेंट के लिए राज़ी हो जाएगी, और अगर ये हो जाती है तो फिर वहाँ से ब्रेक थ्रू का आगाज़ होगा। अब वो कहते हैं कि हम एक और ग्रैंड डायलॉग शुरू करने वाले हैं, या एक कॉन्फ्रेंस, ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें मौलाना को भी इनवाइट कर रहे हैं, PTI को भी इनवाइट कर रहे हैं, पीर पगाड़ा और बाकी सारी जो सियासी जमातें उनको इन्वाइट करके नेशनल गवर्नमेंट के इशू के ऊपर ही हम आगे डिस्कशन लेके जाने वाले हैं। तो मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको ये वाला मंजन जो है, या ये वाला नैरेटिव, या ये बयानिया आपको नेशनल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। अब आगे आ जाइए, बजट आने वाला है। बजट में आम लोगों के लिए क्या है, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, सबकी तवज्जो इस तरफ है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर बात है IMF का प्रेशर है, उन्होंने बजट बनाना है, टैक्सेस की भरमार है, कहाँ से रिलीफ दें, कहाँ पे ना। ऑलरेडी इतना वो शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं कि टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। आवाम को क्या मिलेगा मुझे पता नहीं है, सैलरीड क्लास लोगों के ऊपर कितना और टैक्स लग जाएगा। लेकिन आज कुछ तफसीलात सामने आई हैं, जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, यानी वजारत ख़जाना के अदाद-ओ-शुमार, आज जो मईशत को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उन्होंने डिफरेंट TV चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट की हैं। उनके मुताबिक जो सरकारी महकमे हैं उनके जो सरबराहान हैं या MDs हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं कि आम बंदा तो उस तरफ तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने बताया है, मैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। एक की तनख्वाह कोई मिलियंस में है। सरकारी इदारों में तैनात सरबराहान की जो माहाना तनख्वाहें हैं वो 1.5 करोड़ रुपए तक होने का इंकशाफ सामने आया है। आज दुनिया न्यूज़ और समा न्यूज़ ने कुछ अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए है, सदर नेशनल बैंक की तनख्वाह 90 लाख रुपए है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 लाख कम है, सिर्फ 10 लाख। फिर पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी के MD की तनख्वाह 97,16,000 रुपए है, सिर्फ 3 लाख कम है 1 करोड़ रुपए से। ये वजारत ख़जाना के जो ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार हैं उनसे पता चला है। इसी तरह पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के MD की तनख्वाह 88,17,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है। इसी तरह ज़राई तरक्याती बैंक के सदर की तनख्वाह तकरीबन 54 लाख रुपए है। एग्जाम बैंक के सदर माहाना तकरीबन 50 लाख रुपए, और सदर फर्स्ट वुमेन बैंक की तनख्वाह 22 लाख रुपए है, और प्राउल के जो CEO हैं उनकी माहाना तनख्वाह 52 लाख रुपए है। यहाँ पर जितनी तनख्वाहें लोगों को लाखों में मिल रही हैं, इतनी आम सैलरीड क्लास की सिर्फ हज़ारों में होती है। किसी की 90,000, किसी की 80,000, इनकी लाखों में तनख्वाहें हैं। इस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।